मिस्टर अहलूवालिया। उनकी उम्र 45 साल थी, इसलिए बिजनेस में उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस से हर कोई प्रभावित था। तैयार होने के बाद शेखर ने सबसे पहले ऋषि को अपने कमरे में बुलाया। शेखर अंकल, आपने बुलाया मुझे? ऋषि ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा। यस, अंदर आओ। और ये अभी तक अंकल अंकल क्या लगा रखा है? कॉल मी डैड। शेखर ने मुस्कुराकर कहा। यह सुनकर ऋषि को जरा संकोच जरूर हो रहा था, पर फिर भी उसने हाँ में अपने सिर को हिला दिया। ऋषि, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शादी सिर्फ शादी नहीं है, बल्कि हमारे फैमिली बिजनेस को मजबूत करने का एक तरीका भी है। मैं आज तुम्हें अपनी सबसे प्रेशियस डॉटर देने जा रहा हूं। आई होप तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। शेखर ने सीरियस आवाज में कहा। आप बेफिक्र रहिए डैड, मैं कनिका का पूरा ख्याल रखूंगा। ऋषि ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आज पार्टी में हमारे कुछ खास गेस्ट्स आने वाले हैं। मिस्टर अहलूवालिया से मिलने कई लोग आएंगे पार्टी में आज। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ आने के लिए राजी हुए हैं। तुम तो जानते ही हो, उनसे रिश्ते बनाने का लोग एक मौका ढूंढते हैं, और आज कई लोग इस पार्टी को मौका बना देंगे। ध्यान रहे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शेखर ने कहा। ऋषि शेखर की हर एक बात अच्छे से समझ रहा था। तभी शेखर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर ऋषि का मूड ही खराब हो गया। आज नव्या भी आने वाली है, शेखर ने कहा। आपको लगता है वो आएगी? ऋषि ने हैरानी से पूछा। जरूर आएगी, मैंने बुलाया है उसे। वो मेरी बात नहीं टालेगी। वो मेरे एक फोन पर भागती हुई चंडीगढ़ वापस आ गई। वो इस पार्टी में जरूर आएगी, आई नो। शेखर ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, बस आज वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सभी गेस्ट्स वेन्यू पर पहुंचने शुरू हो गए थे। कनिका आज खुशी से फूली नहीं समा रही थी। इस दिन के लिए उसने ना जाने कितने पापड़ बेले थे, इसलिए ये खुशी उससे छुपाए नहीं छुप रही थी। रेड कलर के गाउन में उसका फिगर शादीशुदा मिस्टर सिन्हा को उनकी वाइफ से दूर कर खुद उनसे शादी कर ली थी। क्या पता इसकी बेटी कनिका ने भी वही किया हो नव्या के साथ। आज अगर वो होती तो इस कनिका की तरफ कोई देखता भी नहीं। उसकी पर्सनालिटी के आगे कभी कनिका दिखाई ही नहीं दी, इसलिए तो जलती है कनिका अपनी बड़ी बहन से। नव्या का तो औरा ही कुछ अलग है। मेहमानों के बीच कनिका और नव्या को लेकर कंपैरिजन हो रहा था। तभी उनमें से किसी एक गेस्ट ने मजाक मस्ती में तेज आवाज में कहा। मिस्टर सिन्हा, आपकी बड़ी बेटी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? जहां तक मुझे याद है, ये तो वही ऋषि शेखावत है ना, जिससे आपकी बड़ी बेटी नव्या की शादी होने वाली थी। ये बात जोर से उठते ही मानो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। हर किसी का मुंह खुला और आंखें फटी रह गई थी। कनिका का मुस्कुराता चेहरा गुस्से में तब्दील हो गया था और ऋषि को अचानक नव्या याद आ गई थी। मेहमानों के बीच हो रही बातों से शेखर का खून खौल रहा था। इससे पहले कि शेखर इस बात का जवाब दे पाता, अचानक से लोगों ने पीछे पलटकर देखना शुरू कर दिया। वो देखो, नव्या आ गई। ब्लू साड़ी में नव्या आरव का हाथ पकड़े उस पार्टी में आ रही थी। वहां मौजूद हर गेस्ट का ध्यान एक ही पल में नव्या ने अपनी ओर खींच लिया था। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। वहां खड़े एक गेस्ट ने कहा। नव्या को आरव के साथ देखकर शेखर, कनिका, ऋषि और शिखा का पारा चढ़ गया था। शेखर घूर कर नव्या और आरव को देख रहा था। वो तमतमाते हुए आगे आया और नव्या के सामने खड़े होकर उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। तुम यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? तुम जानबूझकर अपनी बहन की एंगेजमेंट पार्टी खराब करने आई हो ना? शेखर ने नव्या को घूरते हुए कहा। इस लड़के का नाम आरव है और आरव मेरा बेटा है। और वैसे भी आपने तो मुझे बेंगलुरु से इसी सगाई के लिए बुलाया है ना, तो लीजिए, आई एम हियर। नव्या ने भी शेखर की आंखों में देखते हुए कहा। डोंट यू, मैंने कहा था कि तुम इस लड़के को लेकर यहाँ नहीं आ सकती। अभी के अभी इसे यहाँ से भेजो, वरना मैं इसका हाथ पकड़कर इसे यहाँ से निकाल दूंगा।
मेरे बेटे को छूने के बारे में सोचिएगा भी मत। अगर आपको मेरे यहाँ होने से इतनी ही दिक्कत है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर नव्या वहां से जाने के लिए मुड़ गई, पर तभी पीछे से कनिका की घबराई हुई आवाज आई, दीदी स्टॉप। वो दौड़ते हुए नव्या के पास आई और दिखावटी फिक्र के साथ बोली, तुम भी ना दीदी, डैड गुस्से में है, 2-4 शब्द ज्यादा कह भी दिए तो क्या तुम सच में यहाँ से चली जाओगी? नव्या को उसके एक्सप्रेशंस के साथ साथ उसकी एक एक बात भी फेक लग रही थी। तुम्हें देखकर डैड को सब कुछ याद आ जाता है। तुम जानती नहीं हो 6 साल पहले उन्होंने क्या कुछ सहा है, इसलिए वो फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्लीज अब गुस्सा छोड़ दो। आज मेरी एंगेजमेंट है एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स। कनिका ने ऋषि का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसका चेहरा देखकर नव्या समझ गई थी कि वो क्या साबित करना चाहती थी। ऋषि को आज ऑफिशियली अपना बनाकर कनिका एक बार फिर नव्या को हारता हुआ देखना चाहती थी, इसलिए वो किसी भी तरह से उसे एंगेजमेंट तक रोक रही थी। नव्या चुपचाप कनिका का ये तमाशा देख रही थी। डैड, अब प्लीज आप ही कुछ कहिए ना दीदी से। दीदी आपके रोकने पर ही रुकेगी। मेरी बातों का तो कुछ खास असर हो ही नहीं रहा। कनिका ने मुस्कुराकर कहा। शेखर गुस्से में आरव की तरफ देख रहा था। पार्टी में खड़े लोगों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। फिर अचानक उसका ध्यान मिस्टर अहलूवालिया पर गया। उसने अपने दिमाग को ठंडा किया और कुछ सोचने लगा। उसने नव्या से कहा, ठीक है, तुम रुक सकती हो, लेकिन एक किनारे पर चुपचाप खड़ी हो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम्हारा ये बेटा आरव हर जगह घूमे और लोग इसे देखकर 10 सवाल करें। क्या नव्या मान लेगी शेखर की बात? क्या चल रहा था शेखर के दिमाग में? क्या नया मोड़ लाएगी ये पार्टी नव्या की जिंदगी में? ये सब जो अभी हुआ था वो नव्या के ख्यालों की गुत्थी थी। उसे अच्छे से याद था कि किस तरह उसके पिता ने उसके साथ एंगेजमेंट पार्टी में ज्यादती करी थी, किस तरह उन्होंने आरव के खिलाफ बुरे शब्दों का प्रयोग किया था, और आज वही आरव को किसी होटल में छुपाए हुए थे। आरव का नाम सुनते ही ऋषि के तन बदन में मानो आग सी लग जाती थी। उसे एक ही झटके में नव्या का दिया धोखा याद आ जाता था। आई जस्ट हेट दैट किड, ऋषि ने दांत पीसते हुए चिढ़कर कहा। पर इस वक्त वो हमारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए न चाहते हुए भी मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। डैड का ऑर्डर है। डोंट टेक स्ट्रेस, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, कुछ सोचकर ऋषि ने कहा। सच, तुम चलोगे मेरे साथ? दैट वुड बी अ ह्यूज हेल्प, कनिका ने कहा और ऋषि को हक कर लिया। इसके बाद दोनों होटल जाने के लिए घर से बाहर निकलने लगे। आरव तक पहुंचने का यही सही मौका है, मुझे जल्द से जल्द इनका पीछा करना होगा, नव्या ने खुद से कहा, और उन दोनों के निकलते ही खुद भी पीछे से बाहर निकलकर आगे वाले गेट पर पहुंच गई। उसने छुपकर कनिका और ऋषि को कार से निकलते हुए देखा और उनके जाते ही तुरंत उसने एक ऑटो कर लिया। कुछ देर बाद उसने देखा ऋषि की कार होटल गैलेक्सी के सामने रुकी। कुछ दूरी पर ही नव्या ने ओमेटो रुकवा दी और वहीं पर उतर गई। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आखिरकार बात आरव की थी। उसने उतर के देखा तो सामने एक आलीशान होटल था। नव्या ने उनके पीछे जाने की कोशिश की। वहाँ के स्टाफ मेंबर ने उसे रोक लिया। एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई सी योर मेंबरशिप कार्ड? स्टाफ मेंबर ने पूछा। सॉरी, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। उसकी नजर अभी भी ऋषि और कनिका पर थी। देन आई एम सॉरी मैम, हम बिना मेंबरशिप कार्ड के आपको अंदर जाने नहीं दे सकते हैं, स्टाफ मेंबर ने फॉर्मल तरह से कहा। इसी होटल के 5वें फ्लोर पर एक प्रेसिडेंशियल स्वीट था जहां सिर्फ अमीर आकर ठहरते थे। आज इस कमरे में अविनाश अपने डैड रतन आहूजा और मॉम शिरीन आहूजा के साथ डिनर करने के लिए आया था। शिरीन और रतन कुछ समय से बिजनेस के सिलसिले में लंदन थे। कल ही वो लंदन से वापस चंडीगढ़ आए थे, इसलिए वो सबसे पहले अपने बेटे अविनाश के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तुम्हें हमारे साथ लंदन आना चाहिए था, इट वॉज ग्रेट, शिरीन ने कहा। दिखने में स्मार्ट, एलिगेंट और क्लासी शिरीन हमेशा से वर्किंग थी। लाइफ में सब कुछ हासिल किया था, लेकिन अब उनकी बस एक ही चिंता थी, अविनाश की शादी। आई नो मॉम, लंदन जाकर भी आप मेरा पीछा नहीं छोड़ देने वाली थी,
मुझे पता है वहाँ भी किसी न किसी लड़की से मिलवाने का प्लान था आपका, अविनाश ने सैलेड खाते हुए कहा। हाँ तो माँ हूँ तुम्हारी, फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। रतन तुम ही बोलो, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? शिरीन ने परेशान होकर कहा। शिरीन डोंट फोर्स हिम, रतन ने प्यार से कहा। यही वजह है कि ये अब मेरी बात नहीं सुनता, अपने डैड का सपोर्ट जो मिलता है उसे। मॉम प्लीज, अविनाश ने कहा। अभी माना कि पिछले सालों में तुम काफी बिजी थे, इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया है तुमने, दिन रात मेहनत की तुमने, इस दौरान तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला होगा। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अब तो सब कुछ स्टेबल है, तुम कंट्री के टॉप बिजनेसमैन में से एक हो, तुम्हारी एक अलग पहचान है, अब तुम्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए, शिरीन ने अविनाश को समझाते हुए कहा। एक माँ होने के नाते शिरीन के भी वही अरमान थे जो हर माँ के होते हैं। शिरीन सही कह रही है, कंपनी इज डूइंग वेल नाउ, अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड कैसे नहीं बनी। ये सुनकर अविनाश ने इरिटेट होकर कहा। डैड मैं शादी करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ करने के लिए नहीं करना चाहता, देयर हैज टू बी इमोशंस। अविनाश ये कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर विंडो से बाहर गई। उसने स्वीट के बाहर जो देखा, उसने उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था। ये यहाँ भी, उसने मन में सोचा। अविनाश साफ देख पा रहा था कि नव्या घबराई परेशान सी होटल के बाहर थी। उसी वक्त शिरीन का ध्यान अविनाश की तनी हुई आईब्राउज पर गया। उसने तुरंत पूछा, अवी व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग ऑलराइट? ये आवाज सुनते ही अविनाश ने वापस अपना ध्यान अपने डिनर पर लगा लिया। नथिंग मच कहकर वो ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे उसने नव्या को देखा ही नहीं। उसने अपनी नजर नव्या से जरूर हटा ली थी, लेकिन उसके मन और दिमाग में अभी भी वही घूम रही थी। ये यहाँ क्या कर रही है, मेरा पीछा? पर क्यों? चाहती क्या है ये? वो डिनर के वक्त मन ही मन सोच रहा था। यहाँ होटल के बाहर नव्या ने भी विंडो के अंदर अविनाश का चेहरा देख लिया था, लेकिन उसने भी अविनाश से अपना ध्यान तुरंत हटा लिया। तो वो बस यही सोच रही थी कि आरव को इस होटल से बाहर कैसे निकाले, और उससे भी पहले वो खुद इस होटल के अंदर कैसे जाए। तभी उसका ध्यान सामने लगे हुए बोर्ड पर गया, जिस पर लिखा हुआ था, वी आर हायरिंग वेटर एंड वेट्रेसेस। ये पढ़कर नव्या ने सोच लिया कि उसको क्या करना है। वो तुरंत तेजी से अंदर गई और अंदर जाकर उसने होटल स्टाफ से कहा, मेरे पास यहाँ का मेंबरशिप कार्ड नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ वेट्रेस की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई हूँ, नव्या ने एक्साइटमेंट से कहा। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई। नव्या को देखकर उसे लग नहीं रहा था कि वो वेट्रेस बनना चाहती होगी। उसने असिस्टेंट मैनेजर को बुलाया, जिसने आते ही नव्या को सर से पैर तक ध्यान से देखा। आर यू श्योर तुम ये जॉब करना चाहती हो? यस सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है, नव्या ने कहा। पर तुम्हें देखकर नहीं लगता, असिस्टेंट मैनेजर ने कहा। नव्या दिखने में इतनी सुंदर, स्मार्ट और एलिगेंट थी कि किसी का भी इस बात भरोसा कर पाना मुश्किल होता। मैंने पहले भी ये काम किया है, कहकर नव्या ने एक झूठी कहानी मैनेजर को सुना दी। वो बस किसी तरह से होटल के अंदर जाना चाहती थी। बात करने पर मैनेजर को नव्या बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड लगी। ठीक है, तुम कल से आ सकती हो। ये सुनकर इतनी खुश थी कि वो चाहकर भी अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रही थी। थैंक यू सो मच सर, क्या मैं आज इस होटल को अच्छे से देख सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि कल से मुझे यहाँ पर सब कुछ पता हो, ताकि मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, नव्या ने कहा। मैनेजर ने आज तक किसी कैंडिडेट को वेटर बनने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं देखा था। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट रितिका को बुलाया। रितिका, नव्या को हमारा होटल दिखा दो। रितिका और नव्या ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। दोनों वहाँ से होटल घूमने के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी पीछे से मैनेजर ने आवाज लगाई, नव्या ध्यान रहे, 5th फ्लोर पर हमारे बहुत खास गेस्ट हैं। एक बहुत रिच और पावरफुल फैमिली है, उन्हें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नव्या ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद रितिका के साथ निकल गई। उसे तो बस किसी तरह से आरव तक पहुंचना था। रितिका नव्या को होटल का हर एक कोना दिखा रही थी, लेकिन उससे पहले नव्या ने भी रितिका की तरह होटल की यूनिफॉर्म पहन ली थी। रितिका अपने काम की पक्की थी, इसलिए वो जरा सी भी लापरवाही नहीं चाहती थी। हर एक फ्लोर पर जाकर रितिका नव्या को वहाँ के बारे में डिटेल में बता रही थी, पर नव्या की नजरें और ध्यान तो कहीं और ही था।
उसे खोया हुआ देखकर रितिका ने पूछ ही लिया, नव्या, आर यू ऑलराइट? नथिंग, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि सर्वेलेंस रूम कहाँ है? नव्या ने सीधे मुद्दे की बात की। ये सुनकर रितिका को अजीब लगा। क्यों? तुम सर्वेलेंस रूम क्यों जाना चाहती हो? बस ऐसे ही। होटल का हार्ट तो सर्वेलेंस रूम ही होता है ना। किसी भी तरह की इमरजेंसी में वहीं पर जाना पड़ता है, बस इसीलिए पूछा। रितिका ने मुस्कुराते हुए नव्या को सर्वेलेंस रूम का रास्ता भी बता दिया। थैंक यू, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। नव्या ने कहा, वी आर कॉलीग्स, ये तो मेरा काम है, रितिका ने कहा और फिर से नव्या को होटल दिखाने में बिजी हो गई। अब जब सर्वेलेंस रूम का पता चल गया था तो नव्या होटल घूमकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने रितिका से वॉशरूम का बहाना किया और वहाँ से निकल गई। यहाँ अविनाश और उसकी फैमिली का डिनर पूरा हो चुका था। डिनर के बाद रतन और शीरीन घर निकल रहे थे। तुम भी हमारे साथ घर चलते, रतन ने कहा। डैड, मैंने कहा ना, एक इम्पोर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस है, मुझे यहीं से अटेंड करनी होगी। आप लोग निकल जाइए, मैं बाद में घर आ जाऊंगा, अविनाश ने कहा। जिसके बाद रतन और शीरीन वहाँ से निकल गए। अविनाश अपने ऑफिशियल गेटअप में आ चुका था, शर्ट, टाई और सामने लैपटॉप। यहाँ नव्या वॉशरूम का बहाना करके सर्वेलेंस रूम ढूंढने निकल तो गई थी, लेकिन अभी तक उसे सर्वेलेंस रूम मिला नहीं था। वो रितिका के बताए हुए फ्लोर पर घूम रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रितिका ने किस डायरेक्शन में जाने के लिए कहा था। तभी अचानक नव्या एक लिफ्ट के सामने आ गई और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही नव्या ने देखा कि लिफ्ट के अंदर ऋषि और कनिका थे। नव्या घबराकर पलट गई। अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो मैं आरव को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगी। नो नो, मन ही मन सोचती हुई नव्या पीछे पलटी हुई थी। पर अच्छी बात ये थी कि उसने होटल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, इसीलिए ऋषि और कनिका उसके बगल से निकल गए, पर उसे पहचान नहीं पाए। उन लोगों के आगे जाते ही नव्या ने सुकून भरी गहरी सांस ली। ये 4th फ्लोर है। मैंने इन दोनों को नीचे तो नहीं देखा, मतलब ये ऊपर वाले किसी फ्लोर से आ रहे हैं। सोचते हुए नव्या तुरंत लिफ्ट के अंदर चली गई। उसने सोच लिया था कि वो 4th से ऊपर वाले सारे फ्लोर्स को चेक करेगी। जैसे ही वो 5th फ्लोर पर पहुंची, उसने अपने सामने 2 हट्टे कट्टे लोगों को देखा। ब्लैक सूट, लंबी हाइट, देखने में बॉडीगार्ड्स जैसे लग रहे थे। इस फ्लोर पर गार्ड्स, हो सकता है आरव इसी फ्लोर पर हो। नव्या ने मन में सोचा, आखिर कहाँ था आरव? क्या नव्या पहुँच पाएगी आरव तक? क्या होगी अविनाश और नव्या की मुलाकात? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।